नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं उज़ैर की आवाज़ और मैं हूं आपके साथ में आज मोहम्मद उज़ैर। देखिए, आज का जो दिन है गज़ा के लोगों के लिए, फ़िलिस्तीन के लोगों के लिए किसी एक चमत्कार से कम नहीं है, किसी एक मिरेकल से कम नहीं है। और यही चीज़ लागू होती है इज़राइल के लोगों पर, जो 20 के आसपास में जो लोग ज़िंदा बच गए हैं इज़राइल के हमास के कब्ज़े में जो लोग थे, और हमास ने उनको अब रिलीज कर दिया, उनको रिहा कर दिया। लिहाजा इसमें सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन माना जा रहा है वो डोनाल्ड ट्रंप का माना जा रहा है। लेकिन इसके बाद में जब ये सीज फायर लागू हुआ, और सीज फायर लागू होने के बाद में एक मतलब ये है कि एक सेरेमनी एक आयोजित की गई। सेरेमनी कहां पर आयोजित की गई? मिस्र के अंदर, शर्म अल शेख एक शहर का नाम है मिस्र में। वहां पर इस सेरेमनी का आयोजन किया गया, इंतजामात किए गए, ताकि जो और दूसरी कंट्रीज के जो लोग हैं, 27 कंट्री के जो लोग हैं, जो कुछ उसमें लीडर्स हैं, कुछ उसमें डिप्लोमेट्स हैं और कुछ उसमें एम्बेसडर्स थे जो इसमें शामिल हुए। और सबसे एक अहम चेहरा वो थे डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। वो इसमें मेन उन्होंने लीड करा है इस सीज फायर डील को, तो वो इसमें शामिल थे। देखिए, अभी तक की जो अभी ताज़ा खबर सामने आ रही है वो ये आ रही है कि 27 जो टॉप लेवल के, जो हाई लेवल के जो ऑफिशियल्स थे 27 कंट्री के, वो इसमें शामिल हुए, इस सेरेमनी में शामिल हुए। लेकिन एंड टाइम पर जो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट है, उन्होंने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को इनविटेशन भेजा था कि आप हमारी जो सेरेमनी यहाँ पर हो रही है गाजा सीज फायर के लिए, आप उसमें शामिल हो जाएं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। लेकिन नेतन्याहू ने एंड टाइम पर आकर उस चीज को कैंसिल कर दिया। क्यों? मतलब ये रिक्वेस्ट को कैंसिल कर दिया, क्यों वो नहीं आए, ये तो बात का पता चलेगा। लेकिन अभी की जो ताज़ा हालात सामने आए हैं वो इसमें ये है कि मिस्र के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर ये जो सीज फायर जो डील थी, उसकी जो ट्रीटी थी, वो साइन हुई डोनाल्ड ट्रंप के सामने। और इसमें 27 जो कंट्रीज के लोग थे, 27 कंट्री के जो टॉप ऑफिशियल्स थे, वो इसमें शामिल हुए। और अभी एक छोटी सी इसमें दुख भरी बात एक यह है, बीच में अपनी न्यूज को बीच में रोककर एक बात मैं अर्ज करना यहाँ पर ये चाहता हूँ। इसी बीच जब 27 कंट्रीज के जो टॉप ऑफिशियल्स थे मिस्र के अंदर, वहां पर उस सेरेमनी का वेट कर रहे थे, इसी बीच कतर के 3 जो टॉप डिप्लोमेट्स थे वो एक एक्सीडेंट में शहीद हो गए। ये अभी की रिपोर्ट आई है। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे कतर, मिस्र, कितना यहाँ पर मतलब ये है कि उन लोगों ने बम भी खाए हैं अपनी सरजमीन के ऊपर, इजराइल ने क्योंकि एयर स्ट्राइक करी कतर के ऊपर। बट बराबर 2 साल से मुसलसल ये लोग लगे रहे, कतर, मिस्र और जो टॉप ऑफिशियल्स से बराबर वो लगे रहे। इजिप्ट hosted an international peace summit in the Red Sea resort city of शर्म अल शेख on Monday, यानी आज शर्म अल शेख के अंदर एक पीस जो समिट था वो वहां पर मतलब ये कि आयोजित किया गया। और इसमें 27 कंट्रीज के जो टॉप डिप्लोमेट्स थे ट्रंप समेत वो यहाँ पर मतलब शामिल हुए। According to the official Egyptian news agency, leaders and officials from 27 countries took part in the summit. जैसा भी मैंने आपको बताया, 27 कंट्रीज के लोग इसमें शामिल हुए। कौन लोग शामिल हुए इसमें? हमारे इंडिया से भी, हमारे भारत से भी एस जयशंकर जो विदेश मंत्री है वो शामिल हुए। पाकिस्तान से जो शहबाज शरीफ है वो इसमें शामिल हुए। सऊदी अरब से भी शामिल हुए। और इसके अलावा और बड़े बड़े जो ऊंचे ओहदेदार वो इसमें शामिल हुए। यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस, यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा, अरब लीग सेक्रेटरी जनरल अहमद अबू गिल, यूएन सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस, यूरोपियन काउंसिल प्रेसिडेंट एंटोनियो कोस्टा और अरब लीग के जो जनरल थे अहमद अबुल, ये भी मतलब ये है कि तीनों जो मतलब जो महाद्वीप हैं, यूरोप, इसके अलावा मिडल ईस्ट और यूनाइटेड नेशन के जो जनरल असेंबली के जो सेक्रेटरी हैं एंटोनियो गुटेरेस, वो भी इसमें शामिल हुए। द ऑफिस ऑफ इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू सेड नो इजरायली ऑफिशियल टुक पार्ट इन द समिट। और समिट से कुछ देर पहले ही इजराइल ने यह ऐलान कर दिया कि उसकी बिहाफ पर कोई भी इस समिट में शामिल नहीं होगा, क्योंकि आप देखें 2 साल से बराबर मुसलसल ये वॉर चल रहा है। क्योंकि अब इजराइल को खुशी नहीं है, क्योंकि इजराइल यहाँ पर आप देखें एक एक यहूदी उसके लिए बहुत कीमती है। और इस सब में जब ये वॉर हुआ उससे पहले 7 अक्टूबर 2023 में क्या हुआ, 1200 के आसपास में जो इजरायली है वो हलाक हुए। हमास ने कैसे ना कैसे करके बॉर्डर को तोड़ दिया,
उसकी जगहों पर कब्जा कर लिया और वहां पर तोड़ फोड़ फायरिंग, ये सब वहां पर जेनोसाइड हुआ हमास की तरफ से। 1200 लोग इसमें मारे गए। लेकिन जवाबी कार्रवाई में जो अब जवाबी कार्रवाई अब वो आकर खत्म हुई है गजा के अंदर से, और इस गजा में जो अब जवाबी कार्रवाई खत्म हुई है इसमें 66,000 से भी ज्यादा जो गजा के लोग हैं वो इसमें शहीद हो गए हैं, और कुछ को बंदी बना लिया गया है, और कुछ इसमें ऐसे हैं जो अभी गिनती में ही नहीं आए हैं। जो गजा की हेल्थ मिनिस्ट्री है उसके अकॉर्डिंग अभी जो वो लोग हैं जो मलबों के नीचे दब गए हैं, जिनका कुछ अता पता ही नहीं है, उनको अब खत्म अब समझा जा रहा है उन लोगों को, तो अभी गिनती में ही नहीं है। और इसके अलावा अमेरिका ने क्या मदद करी है इजराइल को, बहुत सारी बातें हैं बताने के लिए, पूरा कच्चा चिट्टा है बताने के लिए। अमेरिका जो डोनाल्ड ट्रंप को आप क्या समझ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को जो आका बना रहा है, डोनाल्ड अपने आप को एक बहुत बड़ा लीडर समझ रहा है कि वो पीस, मतलब ये है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है वो एज ए शांति, मतलब उसको एक नोबेल पीस प्राइज मिलना चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। बट यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप आप देखें, डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ नहीं करा यहाँ पर। डोनाल्ड ट्रंप ने जो करा है वो सिर्फ ये करा है कि जब सेकंड कार्यकाल में वो एज ए प्रेसिडेंट बने यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के, तो उनके कार्यकाल में कम से कम 7.8 बिलियन डॉलर के हथियार अमेरिका को सेल किए गए। टोटल मिलाकर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन प्लस ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन दोनों को इक्वल कर दे, दोनों को प्लस कर दे, तो इनके दोनों के कार्यकाल में जो 2 साल का ये वक्फा हुआ है, 2 साल में वॉर हुआ है, 1 साल में जो बाइडेन था और सेकंड जो साल था, जो सेकंड ईयर था उसमें डोनाल्ड ट्रंप था। इन दोनों ही सालों में 21.9 बिलियन डॉलर के हथियार इजराइल को सेल किए गए। जो उस हथियार सेल किए गए वो एक तरीके से सब्सिडाइड उनको किया गया। सब्सिडाइड किस तरीके से उनको किया, क्योंकि वो जो हथियार हैं वो इजराइल को ऐसे फ्री में दिए गए हैं वो हथियार। इसके अलावा 7.10 बिलियन डॉलर की जो खर्च है वो इजराइल की सिक्योरिटी पर खर्च हुए हैं। यमन की ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुई है हूथियों के ऊपर, उसके ऊपर खर्च हुए हैं। कतर के ऊपर जो एयर स्ट्राइक हुई है उसके ऊपर खर्च हुए हैं। और सबसे मेन जो ईरान के जो 3 न्यूक्लियर साइट से इस्फहान, फर्दो, नतांज, यहां पर जो एयर स्ट्राइक करी थी अमेरिका ने, यहां पर इन तीनों ही न्यूक्लियर साइट पर जो अटैक हुए हैं, इन सब पर अमेरिका का एक्स्ट्रा एडिशनल खर्च हुआ। और टोटल मिलाकर बात करें तो 31 बिलियन डॉलर के आसपास में यहाँ पर अमेरिका के खर्च हुए हैं। तो मैं यहाँ पर बात बताने की कोशिश ये कर रहा था कि अमेरिका अपने आप में जो पूरे वर्ल्ड का आका बना बैठा है, अमेरिका यहाँ पर ये सोचता है कि वो सब कुछ कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप जब कभी जाते हैं अपनी हवाई जहाज की यात्रा पर, अपनी हवाई जहाज एयरफोर्स 1 में बैठ कर की थी देश की यात्रा पर, तो वहां पर जो उनके साथ में जो मीडिया का ग्रुप होता है, जो मीडिया वाले होते हैं, जो वेस्टर्न के मीडिया है, तो बराबर उनको अपनी स्पीचेस देते हैं, बराबर अपनी मतलब अपनी बड़ाई खुद करते हैं। और अभी इससे पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे एक हवाई जहाज की यात्रा पर थे अपनी, तो उसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने 6 देशों की यात्रा जो वॉर है वो रुकवाया है। कंबोडिया और थाईलैंड का वॉर हुआ, इंडिया और पाकिस्तान का भी जो मतलब ये कि सिंदूर ऑपरेशन इंडिया ने लॉन्च किया था उसको मतलब ये कि सीज फायर कराया, और इसके अलावा अनगिनत जो वॉर है वो कराया। जबकि यहाँ पर किसी ने कुछ नहीं कराया है, वो उन कंट्रीज ने खुद करा है अपने आप में। यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कुछ नहीं करा, जबकि यहाँ पर अमेरिका जो है वो सिर्फ अपने आप की खुद यहाँ पर बड़ाई कर रहा है। इसके अलावा इजरायली अब्यूजिंग फिलिस्तीन एंड प्रिजन हेड ऑफ देयर रिलीज अंडर एक्सचेंज डील विद हमास वीडियोस, और ऐसी कई वीडियो सामने आई हैं जिसमें जो फिलिस्तीन के जो लोग थे इजराइल की कैद में, उनको छोड़ने से पहले बाकायदा उनका मेडिकल टेस्ट हुआ, और किस तरीके से उनको मतलब ये कि बिहेव किया जा रहा है उनके साथ में। उनके जो हाथ हैं वो पीछे बिल्कुल बांध दिए गए, एक टाई से उनके हाथों को बांध दिया गया, और उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। उनको ये नहीं पता कि उनको कहां पर लेकर जाया जा रहा है। इस तरीके से उनके साथ में बिहेव किया गया है, और उनको बसों में बिठाया गया है और ताबड़तोड़। लेकिन इजराइल ने जब तक उनको रिलीज नहीं करा है, जब तक उसकी सरजमी पर जो हॉस्टेजेस थे इस हमास के कब्जे में वो इजराइल की सरजमी पर नहीं आ गए हैं। तो अभी जो ये सिलसिला है आज, ये एक बहुत बड़ी यहाँ पर यह है कि कंट्रीब्यूशन माना जा रहा है
अमेरिका की तरफ से ऐसा जैसे वेस्टर्न मीडिया मतलब ये कि डिस्क्राइब कर रही है, बता रही है, जबकि मेरे हिसाब से यहाँ पर अमेरिका का कुछ भी यहाँ पर रोल नहीं है। जो भी मतलब ये है कि मीडिएटर का काम यहाँ पर करा है वो कतर और मिस्र ने करा है। बराबर इन लोगों ने अमेरिका तो आप ये देखिए यहाँ पर क्या काम कर रहा था, अभी मैंने बताया 31 बिलियन डॉलर के हथियार, उसमें सभी चीज शामिल हो गई, सभी खर्च उसमें शामिल हो गए जो इजराइल के ऊपर अमेरिका ने खर्च किए हैं। ये क्यों हुआ है ये काम? जो अभी जो हॉस्टेजेस डील ये साइन हुई है, जो सीजफायर ये हुआ एकदम से अचानक से हॉस्टेज जो डील है वो साइन हो गया, सीजफायर हो गया। ये क्यों हुआ है? अभी आप देखिए जो फ्लोटिलिया एक ऑर्गेनाइजेशन थी, 50 से ज्यादा के आसपास में जहाजों को रवाना किया गया उस ऑर्गेनाइजेशन के अंडर। सारे ही यूरोप के लोग थे उसमें शामिल, कुछ कनाडा के भी थे, अमेरिका के भी थे, कुछ यूरोपियन ममालिकों मुल्क के लोग उसमें सब शामिल थे और सब 500 के आसपास में लोग शामिल थे। फ्लोटिलिया जो एक ऑर्गेनाइजेशन है इसके साथ में। लेकिन इजराइल की नेवी ने क्या करा कि गजा से कुछ नॉटिकल मील दूर ही उनको सबको इंटरसेप्टेड कर लिया, सबको अशदूद बंदरगाह ले जाया गया, वहां पर उनको कैद किया गया। और इसके बाद में जो एहतजाज शुरू हुआ है पूरे यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर, उसकी वजह से अमेरिका बिल्कुल घबरा गया, इजराइल घबरा गया कि उसकी पॉपुलैरिटी अब बिल्कुल डाउन होती जा रही है। क्योंकि पॉपुलैरिटी के साथ साथ जो इजराइल की जो कंपनीज हैं, इजराइल ने जिन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, अमेरिका ने जिन कंपनियों में अपना पैसा लगा रखा है और वो सारा पैसा इजराइल में पहुंच रहा है, तो वो उनके साथ में क्या हो रहा है, लोग बायकॉट कर रहे हैं, उनके शोरूमों को तोड़ रहे हैं, उनके शीशों को तोड़ रहे हैं, लोग ये कर रहे थे। और उनको रियलाइज हुआ कि यार अभी अगर ऐसे ही माहौल चलता रहा तो हम मतलब ये कि पावर भी खो देंगे साथ के साथ में, और जो हमारी इकोनॉमिक है वो पूरी तरीके से कोलैप्स हो जाएगी। यही एक सबसे इंपॉर्टेंट वजह है जिसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रंप का कहना यहां पर माना है। और यहां पर जो ट्रंप सामने निकल कर आए हैं, अपने आप को एक आका उन्होंने बना दिया है कि नहीं, जो कुछ सब कुछ करा है वो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से हुआ है। इसलिए पेंटागन ने तो यहां तक घोषणा कर दी थी कि डोनाल्ड ट्रंप को एज ए पीस नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। जबकि ये किसको मिला? वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर थी उसको ये पीस प्राइज मिला है। नोबेल पीस प्राइज के बारे में मैं आपसे और दूसरे वीडियो में डिस्कस करूंगा, क्योंकि वो भी जिस लेडीज को ये पीस प्राइज मिला है, नोबेल पीस प्राइज, वो भी कहीं ना कहीं इजराइल को सपोर्ट करती है। बहुत सारी ऐसी वीडियोस हैं। आगे बढ़ते हैं। A video circulating Saturday showed Israeli security officers abusing blindfolded and handcuffed Palestinian prisoners at Negao prison ahead of their release under a prisoner exchange deal with Hamas. हमास के साथ में जो एक्सचेंज डील साइन हुई है, सबसे पहले इन सबको कहां पर रखा गया? इन सबको रखा गया नेगाव प्रिजन, जो इजराइल के अंदर एक नेगाव एक जेल है जिसका नाम नेगाव है, वहां पर इन सब लोगों को रखा गया था। सबके हाथों को बांध दिया गया, सबकी आंखों पर पट्टी बांध दी गई। अभी जब आप किसी कैदी को रिहा कर रहे हैं तो आप उसको खुशी के साथ में रिहा करें, लेकिन नहीं, यहाँ पर उनके साथ ऐसा बर्ताव हुआ है जैसे वो जबरदस्ती दे रहे हैं, उनकी मंशा ही नहीं थी। क्योंकि वो उन लोगों को, नेतन्याहू ने अपनी स्पीच में यहाँ पर ये कहा है कि जो हॉस्टेजेस हैं, इजराइल के जो लोग हमास की कैद में हैं, वो बहुत अच्छे हैं, उनको मतलब ये कि कुछ नहीं कहा है। जबकि जो फिलिस्तीनियन जो इजराइल के कैद में है, उनको क्या कहा है? उनको क्रिमिनल कहा है, उनको हमास का टेररिस्ट बताया उन सबको। और नेतन्याहू तो बोल रहे हैं कि हम बिल्कुल भी, ये टू स्टेट के सॉल्यूशन के बारे में बात हो रही है, जितने भी यूरोपियन कंट्रीज की जो और जो कंट्रीज हैं, फ्रांस, इटली, जर्मनी, सब बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल भी इस चीज को एक्सेप्ट नहीं करूंगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो नेतन्याहू है वो एक कट्टर जायनिस्ट है। जी हाँ, और इसी वजह से वो अभी तक इजराइल की गद्दी पर बैठा हुआ है। Israel says hostages expected to be released early Monday under Gaza ceasefire। आज पीर का दिन है, सोमवार का दिन है, और आज जो गजा के जो लोग, जो फिलिस्तीनियन लोग थे और इजराइल के जो बंधक थे हमास की कैद में, आज वो रिहा हो गए हैं। बहुत खुशी की बात है दोनों ही कंट्रीज के लिए, फिलिस्तीन के लिए भी और इजराइल के लिए भी। लेकिन यहाँ पर नुकसान किसका हुआ है? यहाँ पर 1200-1300 लोग मरे और इसके अलावा कुछ IDF के लोग मर गए। आप मैं ये कहूंगा 10,000 यहां पर हमने मान लिया, लेकिन बदले में कितने मरे हैं आप ये तो देखिए, 66,000 जख्मी कितने हुए हैं। और इसके अलावा जो पूरा जो एक गजा का जो इलाका है, पूरा एक NCR का जो रकबा है ना, उसी के अकॉर्डिंग उसका भी रकबा है, बराबर उसका रकबा है, गजा का रकबा। और इसमें पूरे गजा को बिल्कुल खंडर बना दिया इजराइल ने।
और ये मदद किसने करी, ये बम कहां से है, ये एयर स्ट्राइक कहां से है। देखिए इजराइल जो है एक अदना सा देश है, एक इतना सा देश है, और इस देश के पास में इतनी पावर कहां से आ गई, इन यहूदियों के पास में इतनी पावर कहां से आ गई। कोई तो उनको सपोर्ट कर रहा है, तो कौन कर रहा है, वो अमेरिका कर रहा है। सेकंड, जो यूरोपियन कंट्रीज है, जर्मनी, फ्रांस, इटली, ये इंटरनली उसको सपोर्ट कर रही हैं, इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही हैं। जो यूरोपियन कंट्रीज के अंदर जो वेपन्स बनाने वाली जो कंपनीज है, इसराइल ने उन कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा है, तो वो हथियार बनकर कहां पहुंचते हैं, ड्रोन्स ये सब वगैरह, ये सब कहां पहुंच रहे हैं, जो मिलिट्री इक्विपमेंट है वो इसराइल पहुंच रहे हैं। बराबर बराबर अमेरिका, जो बराबर मतलब ये है कि अभी आप ईरान का एक एग्जांपल ले लीजिए, अमेरिका और इसराइल बराबर ईरान के ऊपर मतलब ये कि अभी ब्लेम लगाते हुए आए हैं कि ईरान जो है मतलब दुनिया की आंखों में धूल झोंककर, मिर्चे झोंककर वो अपने जो एटॉमिक जो एक प्रोग्राम है उसके ऊपर बदस्तूर उसका जो प्रोग्राम है वो जारी है। लेकिन जो ईरान का जो जहां पर जो प्रोग्राम है वो ऐसे ही चल रहा है, और इसी का बहाना बनाकर उन्होंने ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक कर दी। ईरान ने पहले, इसराइल ने करी, फिर इसके बाद में ईरान ने करी। तो मेरा यहां पर कहने का मतलब ये था, आप लोगों को बताने का मतलब ये था कि इसराइल ने ईरान के ऊपर कुछ करा तो उसके ऊपर सेक्शन लगा दिए, उसके न्यूक्लियर जो फैसिलिटीज के ऊपर। ईरान बार बार ये बोलता हुआ आया है कि जो उसका जो एक न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो एज ए पीस पर्पस प्रोग्राम है, लोगों के वेलफेयर के लिए वो काम कर रहा है, ताकि लोगों को कुछ ज्यादा से ज्यादा एनर्जी मिल सके, और जो उसके जो मतलब ये है कि जो एनर्जी सोर्सेज है वो बहुत ज्यादा कम है, लिहाजा वो मतलब ये कि कम कीमत में ज्यादा से ज्यादा एनर्जी डेवलप करना चाहते हैं। लेकिन नहीं, अमेरिका और इसराइल और यूरोपियन कंट्रीज को भड़का दिया इसराइल ने और अमेरिका ने कि नहीं, ईरान जो है एटॉमिक पावर पर काम कर रहा है, अपनी जो बड़ी बड़ी जो न्यूक्लियर साइट्स है वहां पर यूरेनियम इन्वेस्टमेंट पे काम कर रहा है। ताबड़तोड़ फिर एयर स्ट्राइक, लेकिन उस पर कोई सेक्शन नहीं लगे इसराइल के ऊपर। सेक्शंस किस पे लगे, ईरान के ऊपर लगे हैं, क्योंकि आप यहां पर देखें ईरान अब इसराइल के लिए एक खतरे की घंटी बन चुका है, खतरे की घंटी बन चुका है इस टाइम। मैंने अभी 3 से 4 दिन पहले एक मेरे वीडियो में मैंने एक रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी। ईरान के अकॉर्डिंग ईरान जो है अपनी जो मिसाइल फैक्ट्रीज हैं, जो इन्वेस्टमेंट है उनको बढ़ाने में, इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों पे ईरान काम कर रहा है। और उनकी जो मारक क्षमता कितनी है, उनकी जो मारक क्षमता है 8000 किलोमीटर तक उसकी रेंज है। उसकी जद में कौन कौन यहां पर आ रहा है, उसकी जद में अमेरिका का न्यूयॉर्क सिटी, मार ए लागो, डोनाल्ड ट्रंप का जो अपना खुद का जाती बंगला है, और इसके अलावा व्हाइट हाउस, न्यूयॉर्क सिटी यानी टाइम्स स्क्वायर, ये सब ईरान की जो मिसाइल है उसकी जद में आ रहा है। और इधर बात कर लेते हैं यूरोपियन कंट्रीज की, तो पूरा यूरोप उसकी जद में आ रहा है, ईरान की जद में। तो अब इजराइल को ये अब बात अखर गई है कि ईरान को जिस तरीके से वो समझता था कि ईरान मतलब ये है कि उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, 12 दिन के जो वॉर हुआ है ताबड़तोड़ एयर स्ट्राइक मारी है, मिसाइलें मारी हैं, एक एक मिसाइल के अंदर से सैकड़ों वॉर हेड निकले हैं और वो बिखर गए सब जगह, और जो बिल्डिंग है कोलैप्स हुई है इसराइल की, उसके बाद में पता लगा है कि ईरान के पास में कितनी ताकत है। जी हाँ, तो लिहाजा मैं बात कर रहा था कि इसराइल के ऊपर तो कोई सेक्शन नहीं लगा है, उल्टा ईरान के ऊपर सेक्शंस लगा थे कि आप जो है जो न्यूक्लियर फैसिलिटीज है उन पर काम कर रहे हैं, न्यूक्लियर इन्वेस्टमेंट पे आप काम कर रहे हैं, और उनके साथ में उल्टा बर्ताव हो रहा है। लेकिन अभी की जो आज के जो ताजा हालात हैं, जो पूरे वर्ल्ड को अब मतलब ये है कि ऊपर वाले का शुक्र अदा करना चाहिए, पता नहीं कितने लोगों की मेहनत का नतीजा है जो मतलब आज ये सीज़फायर हुआ है। लेकिन आप जरा सा आप उस सरजमी पर जाकर देखिए, उन लोगों की आंखों में आप झांक कर देखिए, उन बच्चों की आंखों में आप झांक कर देखिए, कितनी मायूसी मिलेगी, कितना दर्द मिलेगा उन आपको उनकी आंखों में, क्योंकि वो जो सरजमी है बिल्कुल फ्लैट हो चुकी है। अगर वहां से मलबा हटाने अगर सोचे तो 4 से 5 साल लग जाएंगे, और इस मलबे में कितना पॉल्यूशन क्रिएट होगा हटाने में, ये हम और आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बात यहां पर यह है, एक चीज और मैं आपको बताने वाला था, अभी जो वेस्ट बैंक के अंदर जो बराबर मतलब यह है कि जो फिलिस्तीनियों की जमीनों को हड़पा जा रहा है, और वहां पर जो इलीगल सेटलमेंट है, यानी इवन जो प्लान है जिसको स्मार्टिश ने मतलब यह कि अमली जामा पहनाया था, और जो इजराइल की जो पार्लियामेंट है कैनेस्ट, वहां से भी उसको मतलब यह कि हरी झंडी मिल गई है। और इस हरी झंडी के बाद में बराबर वहां पर यह है कि उस पर काम हो रहा था,
इसके ऊपर भी और जो अरेबियन मुल्क है यानी मिडल ईस्ट के जो मुल्क है उन्होंने बराबर एहतजाज करा। यूरोपियन कंट्रीज के कुछ उन्होंने इसके अगेंस्ट निकल कर सामने, और तब कहीं जाकर उनको अब लगा कि अब जो पूरा वर्ल्ड है उनके खिलाफ अब खड़ा हो गया है। जी हाँ, ये थी अभी तक की अपडेट जो मैंने गजा और इसराइल के बारे में आपको दी। मिलता हूं मैं आपसे एक नई रिपोर्ट के साथ में।